हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट, वो भी होगा चौथा नंबर। इसके पहले 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ज्योग्राफी के करवा चुकी हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है का स्टार्ट करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बांध? तो अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना है। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो पहले तो जान गए कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। वही बात कर ले कि कृष्णा नदी का अगर उद्गम पूछ दे तो कृष्णा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर के समीप। किसके समीप? महाबलेश्वर के समीप। महाबलेश्वर के समीप कहाँ? तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी घाटी पहाड़ से हुआ है। खाड़ी घाटी पहाड़ से हुआ है। किसका? कृष्णा से हुआ, पहाड़ से हुआ है। वही बात कर ले अगर कृष्णा नदी की लंबाई की कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका लंबाई। वहीं इसकी कुछ सहायक नदियों की अगर बात कर लें, कृष्णा की सहायक नदियों की, तो सहायक नदी में कुछ नाम है जो ध्यान रखिएगा, जो कि तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ भी है। तो तुंगभद्रा हो जाता है, कोयना नदी, दूधगंगा, ये सब क्या है इसका, घाट प्रभा नदी, ये सब क्या है इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वही बात कर ले जो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी का अगर पूछ ले कि किसकी संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा जो है नदी किसकी संयुक्त परियोजना है, तो आंध्र प्रदेश और किसका, कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं तुंगभद्रा नदी के बारे में कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन है, तुंगभद्रा नदी। वही बात कर ले और क्या है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट बनते थे वो आपको बता दिया गया। और नागा अर्जुन सागर परियोजना भी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है और वो भी कृष्णा नदी के तट पे ही है। तो ये चीज़ उसमें ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 की ओर, देखते हैं 2 में क्या है। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? कौन सा वन पूछा गया? टैगा वन। और इसमें कौन से वृक्ष होते हैं? तो टैगा वन तो सबसे पहले जानिए कि टैगा वन जो है सदाबहार वन है। कैसा वन है? तो सदाबहार वन है। वन में कैसा है? तो सदाबहार। लेकिन यहाँ वृक्ष हमसे पूछा गया है, तो वृक्ष का बात करें तो ये मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। कौन सा वृक्ष? तो मृदु काष्ठ वृक्ष। वही बात करें कि इस वृक्ष का पत्ती जो होता है क्या होता है? नुकीला होता है। तो पत्तियां कैसी होती हैं? तो पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं। और रही बात, यहाँ पे इतना पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब उष्णकटिबंधीय अगर यहाँ पर बात आ गया वृक्ष का, तो कुछ घास के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो हम आपको बता भी चुके हैं बहुत बार, लेकिन आज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास को तो कंपोज, जो कि एग्जाम में रिपीटेड है वही आपको बताया जाता है। वहीं बात कर लें कि प्रेरी घास, तो यूएसए और कहाँ, कनाडा में। ये सब बताए हैं पहले भी। पंपास घास कहाँ, तो अर्जेंटीना में कहा जाता है पंपास। तो ये सब ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, बहुत बार लिखवा भी चुके हैं, तो बस आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। पछाब मेघ शब्द से क्या तात्पर्य है? कौन सा मेघ पूछा गया है? तो पछाब मेघ। तो सीधा आप लोग आंसर टिक कर देंगे क्या? वर्षा, क्योंकि मेघ देखिएगा तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे, लेकिन नहीं, इसका शब्द से तात्पर्य है कि एक ऊंचा बादल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो पछाब मेघ है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलता है। किससे? सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलता है, इसलिए ये क्या है? एक ऊंचा बादल है।
तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पहले तो ये मिलता है और ये एक ऊंचा बादल है। ऊपर से अगर बात कर ले तो ये क्या है, हिमकणों से निर्मित है। किससे निर्मित है, तो हिमकणों से निर्मित है, हिमकणों से निर्मित है। और ये देखने में किसके जैसे लगते हैं, कौन, पछाव में। तो ये देखने में किसके जैसे लगते हैं, तो पक्षियों के उजले पंख जैसे। किसके जैसे, पक्षियों के उजले पंख जैसे लगते हैं, कौन, पछाव मेघ। और इससे क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। किससे वर्षा नहीं होता है, तो पछाव मेघ में क्या होता है, वर्षा नहीं होता है। तो ये सब छोटा छोटा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चक्रवात आने के क्रम में सबसे पहले क्या होता है, यही मेघ दिखाई देता है। किसके आने के क्रम में, तो चक्रवात आने के क्रम में, यानी कि ये मेघ चक्रवात आने का संकेत देता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि पछाव मेघ जो कि एक ऊंचा बादल है, ये क्या करता है, चक्रवात आने का संकेत देता है। चक्रवात आने का संकेत देता है। और हाँ, आपको हर विषय का इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, वो भी रेगुलर, और टॉपिक वाइज भी संडे स्पेशल कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कुल्लू घाटी से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपसे सीधा सीधी पूछा गया है कि कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी पहले जानते हैं कि ये है कहाँ, तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। साथ ही साथ ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो सेव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर भी जबकि सेव के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कुल्लू घाटी पूछा गया तो कुल्लू घाटी तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेव के लिए क्या प्रसिद्ध है, कुल्लू घाटी। वहीं पूछेगा कि भारत में नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि काफी बार पूछा भी जाता है। तो नागपुर किसके लिए है प्रसिद्ध, तो संतरा के लिए। और संतरा अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो नींबू के लिए भी कौन प्रसिद्ध है, नागपुर। और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर नारियल का पूछ दे कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो कहाँ होता है, केरल में। चलिए अब आ जाइए 5 नंबर प्रश्न की ओर। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डहिया कहाँ पर है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोग कभी शायद सुने भी नहीं होंगे या देखे भी नहीं होंगे। कुछ लोग की बात कर रहे हैं हम, जो भी बेसिक रूप से पूरे अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको ही ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ हर टॉपिक, हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। तो स्थानांतरित कृषि जो है, स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। स्थानांतरित कृषि का बात कर ले तो एक प्राचीन विधि है। कैसा विधि है, तो प्राचीन विधि है। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर और जलाकर उस स्थान पर कृषि किया जाता है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो पॉइंट नोट, ऐसे इसका परिभाषा क्या लिखना है या इसका डिटेल मतलब जानिए कि इस विधि के अंतर्गत होता क्या है कि किसी विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर या फिर जलाकर उस स्थान पर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। और यही कृषि का स्थानीय नाम डाहिया है। ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, डाहिया। लेकिन कहाँ, तो एमपी में। और अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या किया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश कह दे या फिर छत्तीसगढ़ भी ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है, पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश दोनों जगह क्या कहा जाता है, डाहिया ही कहा जाता है स्थानांतरित कृषि का नाम। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और डाहिया या फिर बेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवर भी। डाहिया और बेवर दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। और वही बात कर ले अगर झारखंड का स्थानांतरित कृषि का पूछ लेगा तो कि झारखंड के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, तो वहाँ के स्थानीय कृषि को कहा जाता है कुरुबा। क्या कहा जाता है, कुरुबा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो पेंडा। पेंडा कहिए या फिर पोंडू कहिए, पेंडा या पोडू। ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। तो ये कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हिमालय क्षेत्र में पूछ ले कि उसके को क्या कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, तो उसको कहा जाता है खील। क्या कहा जाता है? खील। पश्चिमी घाट का पूछ ले कि पश्चिमी घाट के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कुमारी। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। तो और साथ ही साथ आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा जो भी हम लिखते हैं बोलते हैं, ताकि आपका भी नोट्स तैयार हो जाए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6, मेघना कौन सा? तो मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। कौन सा? तो मेघना। ये ध्यान रखना है कि मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सम्मिलित धारा है। ठीक। वहीं बात कर ले कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से लिख देते हैं, समझ जाइएगा। पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक। वहीं बात कर ले कि और जमुना और पद्मा जो मिलकर है वो क्या कहलाते हैं? बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्या कि जमुना और कौन? पद्मा। जमुना और पद्मा मिलकर क्या करते हैं? बांग्लादेश में। कहाँ? तो बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाता है। मेघना नदी कहलाता है। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र को ही क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो इसीलिए जमुना और पद्मा, चूंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या है? सम्मिलित धारा है। वही बात कर ले कि अगर मेघना की सहायक नदी की बात कर दे कि मेघना की सहायक नदी, तो कौन सा हो जाएगा? बराक नदी का नाम एक ध्यान रखिएगा। किसका? तो बराक नदी, जो कि काफ़ी कम लोगों को ध्यान रखता है। और बराक नदी का अगर उद्गम की बात कर दे कि बराक नदी का उद्गम क्या है, कहाँ स्थान है? तो मणिपुर की पहाड़ी से। किससे? तो मणिपुर पहाड़ी से ही इसका क्या है? बराक नदी का उद्गम है। ठीक। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 7, मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाएगा, प्लस आपको सप्ताह में एक बार रिवीजन भी स्टैटिक जीके जीएस का जो सेशन होता है मिसलेनियस का, उसके माध्यम से करवा दिया जाता है। तो आप लोग जितना इस चैनल से जुड़िएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं सारे सेशन। तो मार्मागुआ बंदरगाह जो है गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ? तो गोवा राज्य में स्थित है। और गोवा में भी कहाँ स्थित है, हो सकता है आपसे यही पूछ दे, तो अरब सागर के तट पर। कहाँ? तो अरब सागर के तट पर। और वो भी किस नदी के मुहाना पर? तो जुआरी नदी। बताइए कैसा कैसा नाम है? तो जुआरी नदी के मुहाना पर स्थित है क्या? मार्मागुआ बंदरगाह, जो कि गोवा में है, मुहाने पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी यहाँ क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। वही बात कर ले मार्मागुआ बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क निर्यात के लिए क्या है? मार्मागुआ बंदरगाह प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। वही बात कर ले और किसका? तो अगर आपसे पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा तट पर अवस्थित है। कहाँ? तो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कोचीन बंदरगाह का अगर पूछेगा तो वेम्बनाड कयाल के मुहाना पर स्थित है। और ये सब इम्पोर्टेंट बंदरगाह में से एक आता है। वही बात कर ले अगर कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में अवस्थित है,
और तूतीकोरन बंदरगाह जो कि मन्नार की खाड़ी यानी तमिलनाडु में अवस्थित है, और न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। तो इतना स्पेस नहीं था लेकिन बोल दिए, तो आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? किसका पूछा गया है? महासागर का। किसका? तो सतही जल का। क्या? तो औसत तापमान। तो ये जो होता है मतलब लगभग में कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ध्यान देना, यहाँ 27 है, यहाँ 17 है, तो जल्दी जल्दी में 27 मत मार दीजिएगा, 17 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ बात कर ले कि अगर 1800 मीटर की गहराई तक महासागर का धरातलीय जल का औसत तापमान कितना होता है, तब 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि 1800 मीटर की गहराई तक, 1800 मीटर की गहराई तक महासागरों में, कहाँ? तो महासागरों के धरातलीय जल का, किसका? धरातलीय जल का औसत तापमान, औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं बात कर ले और एक आप पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, तो जैसे उत्तरी गोलार्ध का जो महासागर का औसत तापमान होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान, महासागरों का औसत तापमान क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, किसके अकॉर्डिंग, किसके तुलना में? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट डाउन करना जरूरी है। तो आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, यानी पूछा गया है कि कहाँ है जो जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है या फिर की जाती है, पाई जाती है। तो ये जो है कहाँ? तो डेल्टा में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। और वही बात कर ले, अगर आपसे पूछ ले, ये तो जीविका प्रकार की खेती डेल्टा में पाई जाती है। झूम खेती कौन से भाग में पाई जाती है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो झूम खेती जो है पहाड़ी भागों में पाई जाती है। कौन? तो पहाड़ी भागों में पाई जाती। वहीं बात करें झूम खेती क्या होता है, तो झूम खेती क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में क्या है, पहाड़ी पर वन को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती किया जाता है, उसी को कहा जाता है झूम खेती। तो यह ध्यान, और झूम खेती को ही क्या अनेक नामों से जाना जाता है। और आपको पता है कि झूम खेती है जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, क्योंकि भारत में क्या होता है, पहाड़ी पर वन को जलाकर, पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी पर क्या करता है, वन को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती किया जाता है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हो जाता है। वहीं बात करें झूम खेती जो है नागा आदि जाति में काफी प्रचलित है। तो एक नागा जाति का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये झूम खेती वहाँ काफी प्रचलित है इसलिए। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादक, या ब्लैक होल कहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पूछ लिया गया है कि कौन था, यह प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था एस चंद्रशेखर जी ने। तो बस यहाँ प्रतिपादक से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तारों की मृत्यु के कारण ही क्या हुआ था, ब्लैक होल की घटना घटित हुआ था। किसकी मृत्यु के कारण? तारों की मृत्यु के कारण ही क्या होता है, ब्लैक होल की घटना घटित होती है। और ब्लैक होल में होता क्या है कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई नहीं पदार्थ क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, कोई पदार्थ अवशोषित हो जाता है। और बात कर ले सीवी रमन का, तो इन्होंने रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था, रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था, नाम में ही इनका छिपा हुआ है। वही अरविंद खुराना की बात कर ले, जो
हरविंद खुराना उन्होंने क्या किया था, तो जीन का संश्लेषण किया था, जीन का संश्लेषण। और ये क्या कहता है, किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना जी ने। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे ध्यान आ गया, इसलिए बता दिए। ठीक, अब आ जाइए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 11। तो 10 प्रश्न हुए समाप्त। इसी तरह के आपको टॉप प्रश्नों का कलेक्शन इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन, और आपको टॉपिक वाइज में भी अच्छे से डिटेल से बारी बारी विषय का सभी पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम क्या है? यानी सीधा सीधी आपसे पूछ लिया जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सा है, या यहाँ पर परियोजना ही कर लीजिए, परियोजना कौन सा है, यही आपसे क्या कर लिया जा रहा है, पूछ लिया जा रहा है। तो ये जो परियोजना है ये कोसी नदी, कौन सा, कोसी नदी पर ही क्या हो रहा है, कोसी नदी पर ही क्या है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी में बनाया गया, तो ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करके क्या लिख सकते हैं कि विश्व की प्रथम, किसकी प्रथम, और जो भी चीज़ विश्व या भारत में पहला होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी घाटी परियोजना, तो टेनेसी, ध्यान रखिएगा इस नाम को, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कब बनाया गया था, तो 1993 में बनाया गया था, 1993 में बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए बताया गया। वही अगर भारत का प्रथम पूछेगा तो ये तो विश्व का प्रथम था, लेकिन अगर वही भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तब कौन सा हो जाएगा, तो भारत का हो जाएगा प्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि क्या था, भारत में प्रथम। तो ये पॉइंट भी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए और क्या जान सकते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट अगर जानना चाहें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से क्या है, संबंधित है, किससे, पश्चिम बंगाल और कौन राज्य से संबंधित है, झारखंड से। कौन, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, वहीं चंबल परियोजना की बात कर ले तो चंबल परियोजना ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ भी है। तो अगर हम चंबल परियोजना की अगर बात कर लेते हैं कि चंबल परियोजना, तो ये किस नदी पर, तो चंबल नदी पर ही है चंबल परियोजना। और किसके किसके बीच की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और किसके बीच, मध्य प्रदेश के बीच की संयुक्त परियोजना है। तो ये सब आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 12 की ओर। चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित, इसके पहले कौन सा बंदरगाह आया था, मारवा गुआ बंदरगाह, जो कि आपको कहाँ, गोवा में बताया गया। और अभी हमारे लिए क्या आ गया, चाबहार बंदरगाह, और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है। वहीं पाकिस्तान का याद रखिएगा, कौन सा, ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान क्या है, गद्दार है। अब गद्दार का कैसे ध्यान रख सकते हैं, गद्दार तो ग्वादार, मतलब इस तरह से याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। और वही बात कर ले श्रीलंका का, जो क्या कहता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान का जान गए, ईरान का जान गए, तो श्रीलंका का भी जान लेते हैं। और काफ़ी बार ये बंदरगाह पूछा गया है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले जद्दाह बंदरगाह, कौन बंदरगाह, तो जद्दाह बंदरगाह कहाँ है, सऊदी अरब में, कहाँ है, तो सऊदी अरब में।
ठीक। सैंटोस बंदरगाह कहाँ है? सैंटोस बंदरगाह तो ये है ब्राज़ील में। कहाँ? तो ब्राज़ील में। और क्या इम्पोर्टेंट है कुछ बंदरगाह, जैसे कि एक पूछा जाता है क्या, विक्टोरिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो विक्टोरिया बंदरगाह। तो विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ है? हांगकांग में। कहाँ? हांगकांग में। और कोई बंदरगाह जो एग्जाम में जैसे इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, हाँ एक ध्यान रखिएगा, हाइफा बंदरगाह। हो सकता है कुछ लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, तो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इजराइल, हाइफा बंदरगाह कहाँ है? इजराइल में। और एक हाइफा हो गया, और एक होता है हैंकिंग बंदरगाह। कौन बंदरगाह? तो हैंकिंग बंदरगाह, जो कि कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देखिए एक बंदरगाह का प्रश्न था, लेकिन इसके साथ ही हम लोग और कितने सारे बंदरगाह के बारे में जान गए, और वो भी जाने जो कि प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए 13 नंबर की ओर। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस पर दूरी को मापने के लिए पूछ रहा है? तो मानचित्र पर। तो ये जो किया जाता है ऑप्सीमीटर। कौन सा मीटर? तो ऑप्सीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वही बात कर ले अगर ऑप्सीमीटर द्वारा, तो मानचित्र का टेढ़ा मेढ़ा रेखा का लंबाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई। मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी, चूंकि ये दूरियों को मापने के लिए ही इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई भी मापी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? सड़क हो गया, नदी हो गया, रेल मार्ग हो गया, ये सब आदि का क्या होता है? लंबाई इसी से मापा जाता है। किससे? तो ऑप्सीमीटर। और अगर ऑप्सीमीटर की जगह कभी आपको एक और नाम ध्यान में रख लेना चाहिए, कर्वीमीटर। तो ये भी इसी का नाम है। किसका नाम है? तो ऑप्सीमीटर का ही दूसरा नाम क्या है? कर्वीमीटर। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? माइलोग्राफ। सोच लीजिए एक ही चीज का कितना ज़्यादा नाम हो जाता है, और इंसान एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ कंफ्यूजन दूर करा दिया जा रहा है। तो इसीलिए तो नाम ही है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ हर पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम का आपको मिल जाएगा। तो माइलोग्राफ इसको ही कहा जाता है। हिंदी में कहिएगा तो मानचित्र मापक भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। वही ऑप्शन ए क्या है? प्लेनीमीटर। कौन सा मीटर? तो प्लेनीमीटर। तो बात करेंगे अगर प्लेनीमीटर की, तो इससे क्या होता है? किसी भी आकार का समतल द्विमीय क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्रफल मापा जाता है। तो ऐसे छोटा में क्या लिख सकते हैं कि समतल द्विमीय क्षेत्र का क्षेत्रफल किससे मापा जाता है? तो प्लेनीमीटर से। प्लेन मतलब क्या? समतल। तो वही समतल चीज, तो समतल द्विमीय क्षेत्र को ही मापा जाता है। रोटामीटर में इसके द्वारा क्या? तो किसी बंद पाइप से आयतनिक प्रवाह की दर को मापते हैं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब आ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 14 नंबर प्रश्न। अय्यर बांध आ गया। कौन सा बांध आ गया? अय्यर बांध आ गया। अब जानते हैं अय्यर बांध। इसके पहले प्रश्न, जो सबसे पहला हमारा प्रश्न था वो कौन सा था? अलमाटी बांध, जो कि कृष्णा नदी पर। अब आपका आ गया अय्यर बांध। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है किस नदी पर? दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं कि अगर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेगा, तो एक बार फिर से आपको लिख देते हैं। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय क्या नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो दामोदर। और 20 में पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा? टेनेसी। वही बात कर ले कि जो क्या कहता है, अय्यर बांध है, इसको तेनू घाट बांध भी कहा जाता है। लीजिए हर चीज को आप दो दो नाम याद रखिए। क्या कीजिएगा, हम लोग का तो घर ही में दो दो तीन तीन नाम होता है। पापा कुछ और बुलाएंगे, मम्मी कुछ और बुलाएंगे। तो इसी तरह पढ़ाई में भी है, एक चीज से
को हर तरह से जानिए कि इसका और क्या नाम हो सकता है। तो अय्यर बांध का और क्या बोला जाता है? तेनू घाट बांध भी। कौन घाट? तो तेनू घाट बांध। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। अय्यर बांध और तेनू घाट बांध जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। वही बात अगर कर ले कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितना बांध है कुल, तो कुल 8 बांध है। कितना बांध हो सकता है, संख्या ही पूछ रहे, तो कुल 8 बांध है इसमें, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। बाकी आपको अभी कृष्णा नदी से संबंधित प्रश्न बता चुके हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न ही था। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में क्या है? 16 वन। कौन वन? 16 शबनम सुने हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि 16 वन कहाँ पाया जाता है। तो 16 शबनम देखना है तो कहाँ जाइए? शबनम नहीं देखना है, 16 वन देखना है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दिया हुआ। ठीक, वहीं बात कर ले 16। 16 क्या है? तमिल शब्द है। तमिल शब्द। तमिल शब्द किसका रूप है? तो तमिल शब्द एक है कौन सा? कोलाई। क्या नाम है? कोलाई। और इसी का एक रूप है कौन? 16। तो तमिल शब्द कोलाई का एक रूप क्या हो जाएगा? 16, जो कि पश्चिमी घाट केरल में पाया जाता है। और ये जो कोलाई का अर्थ है, इसका अर्थ ही होता है क्या? ठंडा स्थान। क्या होता है? ठंडा स्थान। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात कर लें कि 16 वन पाया कहाँ जाता है, ये तो जान ही गए, लेकिन इसमें एक पॉइंट और क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और क्या? पालनी पहाड़ी पर पाया जाता है। किस पहाड़ी पर पाया जाता है? तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी पर कौन सा पाया जाता है वन? तो 16 वन। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। और वही बात कर ले तो 16 वन है, 16 वन है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय स्थानीय वनों को कहा जाता है। तो बस अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। क्या? तो 16 वन है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अगर कहेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और ऊंचाई वाला क्षेत्र का बात कर लें, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। ठीक, और वही क्या कहता है? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, तब निचले क्षेत्र में, निचला क्षेत्र में। तो ये 16 वन का ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट। और हाँ, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये आप ही को फ़ायदा करेगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपका नोट्स तैयार रहेगा, तो वीडियो तो देखिएगा ही, प्लस आपको रिवीजन खुद का नोट्स से आसानी होगा करने में, समझ में भी आता है खुद से। तो इसलिए ज़्यादा खुद थोड़ा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा, खुद से नोट्स तैयार नहीं करिएगा, तो उतना माइंड में अटेगा नहीं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे सही है? बताइए कैसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसे लग रहा है कि हम उसको घर में देखने के लिए जा रहे हैं, चाहे तो ऐसा बोल रहा है कि उसको प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं। तो सीधा सीधी पूछ लो कि घड़ियाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो उनको प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? चंबल नदी, और यही होगा आपका सबसे सही स्थान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले घड़ियाल का, तो घड़ियाल का अगर बात हम कर ले, घड़ियाल आ गया। कुछ लोग घड़ियाल के आंसू भी रोते हैं, सुने होंगे ना, मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाल के आंसू, मत रो मेरे सामने, वही घड़ियाल अब आपका आ गया है। तो ये घाघरा नदी कहिए या फिर गंडक नदी हो गया, सोन नदी हो गया, ये सब में भी क्या है? घड़ियाल पाया जाता है। लेकिन सटीक रूप से देखना चाहते हैं तो कहाँ जाइए?
चंबल नदी में। तो बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्या, भीतरकनिका मैंग्रोव जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये किस क्षेत्र में है? तो बैतरनी नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। कौन नदी? तो बैतरनी नदी के डेल्टा क्षेत्र में है भीतरकनिका मैंग्रोव। तो यहाँ पर था तो ध्यान आ गया तो बता दिए। ठीक, अब आ जाते हैं आगे की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 17 हो गया। जापान की मुद्रा। ये प्रश्न तो देख के खुश हो जाइएगा, कितना इजी प्रश्न। क्या करिएगा, परीक्षा में भी कुछ ऐसा इजी मिलेगा, लेकिन इजी में ही लोग गलती करके चल आते हैं। तो इसलिए हड़बड़ा नहीं जाइए कि इतना इजी कैसे प्रश्न आ गया। तो जब जापान की मुद्रा पूछ रहा है तो आपको पता है कि जापान की मुद्रा क्या है? येन है। वही दिरहम किसकी मुद्रा है? तो मोरक्को की, याद रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी क्या है? दिरहम ही है। तो एक और लिख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात की भी मुद्रा क्या है? दिरहम ही है। और मोरक्को की भी मुद्रा क्या है? वही ऑप्शन बी में जो है क्या है? कोन नहीं जी, करोन होगा। तो करोन किसका है? करोन मुद्रा किसका है? ये है ग्रीनलैंड का। किसका? तो ग्रीनलैंड का मुद्रा है क्रोन। और युआन हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत इजी है, आप लोग को पता होगा, आप ही लोग बताइएगा। सब चीज़ हम ही बता देते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो पढ़ लेते हैं, वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं, निकल देते हैं। बताइए इतना मेहनत किसके लिए किया जा रहा है? और आप लोग को एक अंगूठा लगाने में भी इतना भार पड़ता है, देख के निकल लेते हैं। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट होगा वो हम आपको देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बस आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि अच्छा और भी अच्छा करना है। तो किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? तो एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चीन को। किसको? चीन को। एशिया का मरीज पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो चीन को जाना जाता है। अगर पूछता कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसी में वो लोग गलती कर देते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जो कि वर्तमान में तुर्की है। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। लेकिन एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो चाइना को, यानी कि चीन को। अगर वही पूछ ले कि चीन के खोलने का द्वार किसको जाता है? चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? खोलने का श्रेय तो ये ब्रिटेन को जाता है। किसको? ब्रिटेन को। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लीजिएगा। और यही सब छोटा छोटा पॉइंट में इंसान गलती करते हैं, सोचते हैं इजी क्वेश्चन है और इसे ही इजी प्रश्न में गलत करके चल आते हैं। वही बात कर ले, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? हो सकता है आपसे यही पूछ दे। तो जो इस्तांबुल का पुराना नाम था वो क्या था? तो वो लिख लीजिए यहाँ पे, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुतुनिया। कौन तुनिया? तो कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का पुराना नाम कहेगा तो क्या होगा? कुस्तुनतुनिया। और यकीन मानिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन हम ला रहे हैं। तो रटा रटा क्वेश्चन की बजाय इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो, और 100% हेल्प होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। म्यांमार की अगर बात कर ले तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसका? तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को। ठीक, अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न। लेकिन 19 नंबर प्रश्न पर जाने से पहले जो डेली आपको पूछा जाता है 3 प्रश्न, और आप लोग बहुत कम लोग ही जवाब देते हैं। जो जवाब देते हैं उनका तो सही है, जो नहीं देते हैं उनके लिए कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो चीज़ पढ़ाया जाता है उसी से आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो आपको वही प्रश्न पूछा जाता है। तो आज ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है आपसे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। और ये सब आपको हम फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा चुके हैं। तो बताइए, हम आप लोग से प्रश्न भी ना पूछें? तो जो भी देखते हैं
प्लीज कमेंट करके आंसर दिया कीजिए। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका कि उत्तर एवं दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला क्या करती है, अलग करती है। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। और जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो तो जवाब देते ही हैं, पर आप लोग कुछ लोग देख लेते हैं पर जवाब नहीं देते हैं। बताइए, जवाब दीजिएगा तो क्या होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है आपके लिए कि चारागाह को पंपास किस देश में कहा जाता है। चारागाह को पंपास किस देश में कहा जाता है। और ये सब प्रश्न फुल डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आ जाइए अब 19वें नंबर प्रश्न की ओर। ये आपको काम करना है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है। तो जो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। वहीं अगर बात कर ले कि विषुवत-वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और विषुवत-वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एक पॉइंट यहाँ नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि विषुवत-वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, प्रदर्शित करता है। वहीं बात कर लें कि विषुवत-वृत्त के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये तो सबको पता होगा। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे करके लिख सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या 0 डिग्री से लेकर कितना 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, अक्षांश रेखा पाया जाता है। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, विषुवत रहित सहित कुल कितना अक्षांश रेखा होता है, विषुवत रेखा सहित बोल रहे हैं तब कितना होता है, 181। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए 20वां प्रश्न, जो कि होगा आज का अंतिम प्रश्न। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। तो लास्ट बार आप लोग को कहना चाहेंगे कि इस वीडियो का अगर सॉल्यूशन करवाना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई कमेंट हो इस सेशन से संबंधित तो जरूर से जरूर कीजिए। अब आ जाइए आज के 20 नंबर प्रश्न पे। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। यहाँ किस मानसून के दौरान, पहले ये देखना है। तो ग्रीष्म मानसून और अधिकतम बरसात ये होता है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। 30 लिखा गया है जी, इसको उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कर लीजिएगा। और इसी के दौरान क्या होता है, अधिकतम वर्षा होता है। वही बात कर ले अगर कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक आर्द्र हवा चलता है जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। तो कौन कौन सा, असम और पश्चिम बंगाल, ये ध्यान में रख सकते हैं। उतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं है, बस बोल दे रहे हैं। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, जो आर्द्र हवा जो चलता है ग्रीष्म ऋतु में, तो इन हवाओं को पूर्वी भारत में कहा जाता है क्या, नॉर्वेस्टर। पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर या फिर क्या रहेगा, काल बैसाखी। कौन बैसाखी, तो काल बैसाखी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वहीं कर्नाटक में इसको क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम। देखिए एक ही चीज का कितना नाम हो जाता है। तो कर्नाटक में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। ठीक, और आपको पता दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, और ये सब पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो भारत में आपको पता होगा कि अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। ठीक, और मानसून किस शब्द से बना है, तो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। और तो इतना पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का। रूटीन तो बना हुआ है आप लोगों के लिए कि किस दिन कौन सी पढ़ाई होगी।
तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले में। थैंक यू।